आज की हमारी कहानी है इश्क की डोर। राजस्थान के जोधपुर में दो परिवार अपने अपने साम्राज्य पर राज करते थे। अवस्थी परिवार जो कि एक प्रसिद्ध हीरा व्यापारी था, और सूर्यवंशी परिवार जो कि होटल उद्योग का गौरव। लेकिन किस्मत ने हीरे या आलिशान रिजॉर्ट से कहीं ज्यादा कीमती चीज उनकी किस्मत में लिखी थी, जो थी प्यार की डोर। दो बहनें, दो भाई। तिथि अवस्थी, शांत, बुद्धिमान, साफ दिल वाली लड़की, दूर दराज के इलाकों में स्कूल बनाने का सपना देखती थी। उनकी छोटी बहन स्थिति अवस्थी उनके बिल्कुल विपरीत, साहसी, निडर, अपने डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी ऑफिसर और एटीट्यूड की क्वीन। दूसरी तरफ सूर्यवंशी भाई, ये भी कम प्रतिष्ठित नहीं थे। दुनिया के फेमस सर्जन विद्युत सूर्यवंशी शांत, संयमित और आकर्षक थे। उनके छोटे भाई अथर्व सूर्यवंशी एक उग्र बिजनेसमैन थे, जो अपने परिवार की वैश्विक होटल श्रृंखला के सीईओ थे। स्मार्ट, तेज, लेकिन कुख्यात गुस्से वाले। पहला मोड़, रिवर राफ्टिंग। भाग्य का पहला कदम भयानक था। सचमुच स्थिति उसी नाव में थी जिसमें अथर्व और विद्युत थे। क्या यह महज संयोग था या नियति? चलिए देखते हैं। अथर्व सवारी शुरू करने के लिए बहुत उत्साही था, इसलिए वह पहली सीट पर बैठ गया। लेकिन विद्युत को डर लग रहा था, क्योंकि उसे रोमांचककारी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह तैरना भी नहीं जानता था। लेकिन अथर्व के कारण वह सवारी के लिए तैयार हो गया। चूंकि स्थिति अपने दोस्तों के साथ देरी से पहुंची, इसलिए वह विद्युत के पास बैठ गई, क्योंकि विद्युत बीच में बैठा था। अभी तक कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। हर कोई अपने चप्पू से नाव चलाने लगा और मजा शुरू हो गया। बट chaos doesn't knock before entering। सभी नदी के काफी बीच में आ चुके थे, तभी अचानक से एक तेज लहर नाव से आकर टकराती है। अचानक विद्युत ने अपना संतुलन खो दिया और नदी में गिर गया। तैरना ना जानने के कारण वह संघर्ष कर रहा था। अथर्व ये सब देखकर डर गया। इससे पहले कि अथर्व छलांग लगाता, स्थिति पानी में कूद चुकी थी और एक पेशेवर की तरह धारा को काटते हुए विद्युत तक पहुंच गई, और कुछ ही सेकंडों में पीछे से अथर्व ने आकर स्थिति की मदद करते हुए विद्युत को नदी के किनारे पर ले आए। विद्युत अभी बेहोश था। उसको होश में लाने के लिए स्थिति ने उसके पेट पर दबाव डाला और अथर्व ने उसके हाथ पैर रगड़ने शुरू कर दिए, और ही कुछ 6 मिनटों में विद्युत होश में आ गया। और फिर अथर्व ने खुद को दोषी ठहराया और बोला, ये सब मेरी वजह से हुआ भैया, आई एम सॉरी भैया। तो विद्युत ने उसे शांत करते हुए बोला, नहीं छोटे, ये बस एक हादसा था। लेकिन स्थिति ने अपने पूरे रवैये के साथ बीच में टोका और बोला, हेलो मिस्टर, ये कोई आपका स्विमिंग पूल नहीं है, ये माता गंगा है। किसको कब और कहाँ बहा कर ले जाए, नो वन नोज। अगली बार ख्याल रखना। इस बार तो गंगा मैया की कृपा से बच गए, अदरवाइज कहाँ जाते क्या पता। उसने अपने बाल झटक दिए और चली गई। विद्युत मुस्कुराया और बोला, छोटे, मुझे उसमें वही एटीट्यूड दिखा जो तेरे अंदर है। वाह। अथर्व ने अपनी आंखें घुमाई और बोला, छोड़ो भैया, चलो अब यहाँ से। ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि और मुलाकातें अभी बाकी थी। एक और मुलाकात, सड़क किनारे, वीरता पूर्वक कार्य। कुछ दिनों बाद तिथि, अवस्थी परिवार की बड़ी बेटी, सड़क के किनारे फूलों का गुलदस्ता खरीद रही थी। तभी उसने एक बच्चे को खतरे में देखा, जो सड़क पार कर रहा था और ट्रक उसकी ओर ही आ रहा था। बिना सोचे समझे वह बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी। उसे अपनी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं था। अथर्व, जो कि उसी रोड पर अपनी कार के पास ही खड़ा था, उसने देखा एक लड़की ट्रक की तरफ भाग रही है। यह देखकर अथर्व ने छलांग लगा दी और उसे सुरक्षित वापस खींच लिया। उसने पूरी कहानी जाने बिना तिथि पर चिल्लाना शुरू कर दिया और भारी सांस लेते हुए बोला, हेलो मिस, आपको दिखाई नहीं देता क्या आत्महत्या कर रही थी? लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह एक बच्चे को बचा रही थी, तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर उसने कहा, सॉरी, एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, और बोलकर वहां से चला गया। तिथि मंद मंद मुस्कुराई और सोचने लगी, हे कृष्णा जी, ये तो बिल्कुल हमारी स्थिति जैसा है। क्लैश ऑफ टाइटन्स, बाइक हादसा। किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक शाम स्थिति अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक पर चल रही होती है। अथर्व अपनी कार चला रहा होता है। रास्ते पर अचानक से एक जानवर आ जाता है।
अथर्व उस जानवर को बचाने के लिए एक टर्न लेता है, पर उसकी कार स्थिति की बाइक से जाकर टकरा जाती है। स्थिति ब्रेक लगाती है, बाइक से उतरती है और गुस्से में लाल। स्थिति गुस्से से भड़क उठी। जब अथर्व कार से बाहर आया और उसने देखा कि ये वही लड़की है जिससे वह ऋषिकेश में मिला था, तो उसने मन ही मन में बोला, मिस ऋषिकेश? अथर्व बोला, ओ आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी एक्चुअली। स्थिति, हेलो मिस्टर, गाड़ी चलानी नहीं आती है तो चलाते क्यों हो? गाड़ी है तो मतलब किसके ऊपर भी चढ़ा दोगे? लगते तो डिसेंट फैमिली के हो। अगर चलानी नहीं आती तो सड़क पर लेकर भी मत आया करो। स्थिति ने अथर्व को बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो अथर्व चुपचाप अपने वॉलेट को निकालता है, उसमें से कुछ पैसे निकालकर स्थिति की तरफ बढ़ा देता है और बोला, ओके, ये लो तुम्हारे नुकसान के पैसे। ये देख के स्थिति का गुस्सा और बढ़ गया और स्थिति ने गुस्से से भरी एक गहरी सांस ली और बाइक से एक डंडा निकाला और अथर्व की कार के विंडशील्ड पर दे मारा। बूम! और फिर स्थिति कुछ पैसे निकालकर अथर्व की कार के बोनट पर रख देती है और बोलती है, ये लो, इन पैसों से अपनी कार का शीशा लगवा लेना, और हाँ, अगर कम पड़ जाए तो बता देना। इससे पहले अथर्व कुछ बोलता, अथर्व के फोन पर उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। तो कहाँ है आप? मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। इतनी देर में स्थिति फुल स्वैग में अपनी बाइक स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। अथर्व हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन में बोला, अगली मुलाकात उधार रहे मिस ऋषिकेश। दी ग्रैंड इवेंट। पहली मुलाकात। जोधपुर में एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सभी प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें डॉक्टर विद्युत भी शामिल थे। वैसे तो विद्युत काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब उन्हें यह निमंत्रण मिला तो उन्होंने पाया कि उनकी पसंदीदा लेखिका को पुरस्कार मिलने वाला है और उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया। विद्युत उस लेखिका के काम के बहुत बड़े प्रशंसक थे, जिनसे वे कभी मिले नहीं थे, और अब उनसे मिलने के लिए वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद फाइनली जोधपुर के सबसे बड़े कार्यक्रम का दिन आ ही गया। हॉल जगमगा रहा था, चारों तरफ रौनक थी। पूरे भारत से प्रतिष्ठित गायक, लेखक और डॉक्टर आदि जमा थे। विद्युत नेवी ब्लू टैक्सिडो में शांत लेकिन आंखों में इंतजार लिए बैठे थे, और बैकग्राउंड में एक धीमा सा गाना बज रहा था, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। इवेंट शुरू होता है और धीरे धीरे सभी परफॉर्मेंस खत्म होती है और लाइट्स धीमी हो जाती है। अब वो पल आ ही गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। इस साल की सर्वश्रेष्ठ लेखिका, जिन्होंने कागज पर इंसानियत को जिंदा किया है। आई रिक्वेस्ट मिस्टर विद्युत सूर्यवंशी टू प्रेजेंट द बेस्ट राइटर अवार्ड ऑफ द ईयर। विद्युत मंच पर आता है और कहता है, आई रिक्वेस्ट फ्रॉम तिथि, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तिथि का नाम लेते ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी, लेकिन विद्युत का दिल केवल एक ही वजह से धड़क रहा था, अपनी पसंदीदा लेखिका से मिलने के लिए। एक स्पॉटलाइट पीछे के दरवाजे पर पड़ती है, जहां से एक सुंदर लड़की सादगी से सजी हुई सफेद गुलाबी साड़ी में, बाल खुले, चेहरे पर निश्चल मुस्कान लिए मंच की तरफ बढ़ रही थी। तिथि को देखते ही विद्युत की सांसें मानो थम सी गई थी। एक पल के लिए विद्युत भूल गया था कि वह कहाँ है। विद्युत के मन में गाना बजने लगा, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांस ये तेरी वो हवाएं हैं। जैसे ही तिथि मंच पर आती है, सबकी नजरें उसी पर ठहर जाती हैं। विद्युत और तिथि की आंखें आपस में मिलती है। वो पल विद्युत के लिए एक ऐसा लम्हा था जिसमें मानो वक्त रुक गया था। तिथि विद्युत की तरफ हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हेलो मिस्टर सूर्यवंशी। तिथि की आवाज सुनते ही विद्युत होश में आ जाता है और कहता है, हेलो मिस तिथि, और उसे देखकर मुस्कुराता है और विद्युत तिथि को अवार्ड देते हुए कहता है, आपने अपने शब्दों के जादू से लाखों दिलों को छुआ है। तिथि बोली,
थैंक यू सो मच मिस्टर सूर्यवंशी। अब होस्ट तिथि को माइक देते हुए कुछ शब्द बोलने का अनुरोध करती है। विद्युत अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और तिथि की स्पीच को ध्यान से सुनने लगता है। धन्यवाद इस खास अवार्ड के लिए। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये मेरी मेहनत, मेरे ख्वाब और मेरे सपनों का सम्मान है। आज मैं यहाँ सिर्फ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरे रीडर्स ने मुझ पर भरोसा किया। पर मैं आप सबसे एक राज बांटना चाहती हूँ। इस किताब को लिखते वक्त मैं बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था, मतलब मैं अंदर से टूट चुकी थी। लगा कि शायद अब लिखना बंद कर देना चाहिए, जिससे मेरी कलम ही मुझसे रूठ गई हो। तभी एक दिन मुझे एक मेल आया। उस मेल में लिखा था, आप जो लिखती है वो मेरे दिल को बहुत सुकून देता है। आपकी किताबों के हर शब्द में मुझे शांति मिलती है। कृपया लिखना कभी बंद मत कीजिएगा। मैं हमेशा आपकी अगली किताब का इंतजार करता रहूंगा। आपका पाठक वीएस। उस मेल ने मेरी फिर से जीना सिखा दिया, लिखने की प्रेरणा दी और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मिस्टर वीएस को। आप जो भी हो, जहाँ भी हो, आप मेरी प्रेरणा बने उस वक्त जब मुझे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। आज बस एक ही ख्वाहिश है कि एक दिन आपसे मुलाकात जरूर हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। तिथि की बात सुनकर ही विद्युत के चेहरे पर कुछ सोच के भाव आ जाते हैं। विद्युत धीमे से बुदबुदाता है, वीएस मतलब विद्युत सूर्यवंशी। फ्लैशबैक। एक रात हॉस्पिटल में लैपटॉप खोलकर विद्युत ने तिथि की किताब पढ़ने के बाद मेल लिखा था। उस वक्त उसकी खुद की जिंदगी भी खालीपन से भरी थी और तिथि की किताब ने उसे सुकून दिया था। उसी रात उसने बिना नाम बताए वीएस के नाम से मेल किया था। अब उसकी आंखों में भावुकता, हैरानी और एक रूहानी जुड़ाव जाग उठा है। मैंने तो सोचा तक नहीं था कि मिस तिथि मेरा मेल खोलकर देखेंगी। मैं उनकी प्रेरणा था जो खुद मेरी प्रेरणा है। हल्का मुस्कुराया। विद्युत की आंखें भर आती है पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरती है, मानो किस्मत ने उसके दिल की आवाज को तिथि तक पहुंचा दिया हो। अब वो सिर्फ एक रीडर नहीं था, वो तिथि के ख्वाबों का हिस्सा बन गया था। तिथि स्टेज से उतरती है और कुछ दूर बैठे विद्युत की ओर उसकी नजर अचानक ठहर जाती है। विद्युत की आंखों में चमक और थोड़ी सी बेचैनी। तिथि समझ नहीं पाती पर कुछ तो जुड़ता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है। भीड़ के शोर में भी एक खामोशी दिल के बीच उतर आती है। क्या विद्युत अपनी पहचान तिथि को बताएगा? क्या तिथि जान पाएगी कि वो खास मेल किसका था? कौन था वीएस? क्या ये जुड़ाव सिर्फ शब्दों तक रहेगा या रूहों का संगम बनेगा? इसके बारे में हम जानेंगे पार्ट